नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हरियाणा के गांव-गांव तक ये यात्रा पहुंच रही है, जिससे लोगों को जनहितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल पा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। संकल्प यात्रा हरियाणा के हर गांवों और शहरों में पहुंच रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ साथ अपनी समस्याओं से सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जिससे उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान हो रहा है। इस प्रक्रिया से लोग खुश भी हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि समस्याओं के निदान के लिए उन्हें अब जिला मुख्यालय की कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है। इससे उनके समय और धन की भी बचत हो रही है। यात्रा के दौरान लोग स्वास्थ्य जांच का भी बखूबी लाभ उठा रहे हैं। घर द्वार पर ही कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अब तक यात्रा के दौरान 7,89,213 लोग विभिन्न जगहों पर लगे कैंपों में स्वास्थ्य की जांच करा चुके हैं। इनमें 5,45,000 से ज्यादा लोगों ने टीबी की जांच कराई है और लोगों को मुफ्त दवा भी मिल रही है। यात्रा के प्रति लोग खासे उत्साहित भी हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। अब तक यात्रा में 44 लाख से ज्यादा लोगों ने भागीदारी निभाई है। 25,46,417 पुरुष ने यात्रा में निभाई है भागीदारी। 18,47,832 महिलाएं भी यात्रा में उपस्थित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हो रहा है साकार। साल 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाना है सपना। पूरे भारत में 16 नवंबर 2023 विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं कर रहे हैं शिकायतों की मॉनिटरिंग। खिलाड़ियों, महिलाओं और विद्यार्थियों को भी मिल रहा है सम्मान। यात्रा के दौरान गांव के पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलता है सम्मान। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। यात्रा में मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाता है। अब तक 32,325 महिलाओं को किया गया सम्मानित। 45,833 विद्यार्थियों को भी सम्मान मिला। 6,836 खिलाड़ियों को किया जाता है सम्मानित। यात्रा में 6,438 कलाकारों को भी मिला है पुरस्कार। लोगों को जनहितैषी योजनाओं की मिल रही है जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मिलने वाली शिकायतों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लोगों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं और बैठकें लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हैं कि लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान हो। मुख्यमंत्री के इसी एक्शन मोड से लोग भी प्रभावित हैं और उनके सामने खुलकर बात रखते हैं। अब लोगों को अपनी बातें सीएम तक पहुंचाने में बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ में उनको योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
यात्रा के दौरान हुए कार्यक्रम में 8,57,141 लोगों को आयुष्मान कार्ड भी तत्काल जारी किए गए ताकि लोग 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य लाभ ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कुरुक्षेत्र में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर युवा महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि योग और अंतर्राष्ट्रीय गीता का प्रचार प्रसार पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुरुक्षेत्र थीम पार्क में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम का आगाज कलाकारों की प्रस्तुति से की गई। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ओ दिल भर के लिए दिलदार हैं हम। तो वहीं कलाकारों की प्रस्तुति ने युवाओं के उत्साह और ऊर्जा को और बढ़ाने का काम किया। लिए तलवार है हम, आपका जोश, दुश्मन के लिए तलवार है हम। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संवाद भी सुनाया गया। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर 3 चरणों में 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में आगामी 2 महीने में 60,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योग और अंतर्राष्ट्रीय गीता का प्रचार प्रसार पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके बाद भाषण होने नहीं चाहिए, लेकिन आज जैसे मौसम, सर्दी का ये मौसम, धुंध सब तरफ पड़ रही थी, लगातार मैं जानकारी ले रहा था। प्रातःकाल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आसपास के जिलों से 10 बजे चलने वाले भी सब बसें लेट हो रही हैं। अभी तक भी अपने युवा साथी मंच में अपने पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मौसम के कारण से मुझे भी चंडीगढ़ से, क्योंकि हवाई यात्रा आज मैं कर नहीं पाया, हेलीकॉप्टर चल नहीं पाया, देरी से वहां से चलने के कारण से विलंब हुआ है। लेकिन मौसम अपने हाथ में नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में, पूरा पंडाल भरा है युवकों से, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बताया कि आज देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी हैं, और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले
जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया, ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। तो उस हृदय गौरव, भारत के हृदय गौरव स्वामी विवेकानंद जी को आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारतीय चिंतन को, हमारी समृद्ध परंपरा से पश्चिम को अवगत कराने गए थे। शिकागो में जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो वहां के लोगों में व्याख्यान किया था, जो उच्च स्थान प्राप्त कराया था, यह गौरव उन्हीं को मिलता है। आखिर तो पश्चिमी जगत में जो उनको सम्मान मिला, उसका कारण भी यही है कि वहां के लोगों के बीच भारत को ऐसे प्रस्तुत किया कि उनसे पहले किसी और ने उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह से योग को पीएम मोदी ने ख्याति दिलवाई, इस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाने के लिए विश्व ललायित है और शांति का रास्ता भगवत गीता के माध्यम से ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने 1,10,000 लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया है। सौभाग्यशाली हैं कि जो काम उस समय स्वामी विवेकानंद ने किया था, वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी से पहले भी देश आजाद हुआ, आजादी के बाद आज तक किसी नेता ने अपने इस देश का स्थान दुनिया में वो प्राप्त नहीं कराया, बल्कि ऐसा माना जाता है कि 200 देश लगभग, जब हम अपने देश की बारी ऊपर से यानी नाम ढूंढना शुरू करते थे, तो ऊपर से गिनते थे 1 2 3 4 5 10 20 50, कहीं नाम मिलता नहीं था। लेकिन नीचे से अगर चलना शुरू करते थे तो एक चौथे 5वें स्थान पर अपने देश का नाम होता था। उस समय हमारे मनों में उत्साह नहीं जागता था, लेकिन आज दुनिया में जैसे मोदी जी ने अपने देश के नाम को चमकाया है, आज दुनिया की 5वीं शक्ति भारतवर्ष बन गया। 5वीं शक्ति यानी ऊपर के प्रथम 5 देशों में आज भारत आता है। आज भारतीय कई परंपराएं उन्होंने दुनिया में स्थापित कराई हैं। आज अगर योग को दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कराई है, तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, वो मोदी जी के कारण से बना। आज देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र में हम मनाते हैं, उसको विश्व में मनाने के लिए लोग लालायित हो गए हैं। दुनिया शांति का रास्ता ढूंढ रही है, गीता के माध्यम से ढूंढ रही है। ये श्रेय अगर जाता तो नरेंद्र मोदी जी को जाता। तो भाइयों बहनों, मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी, उनका इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। हम जानते हैं कि युवा व्यक्ति केवल आयु से युवा नहीं होता, युवा व्यक्ति अपनी सोच से युवा होता है, अपने कर्मों से युवा होता है। सही दिशा में जो वो काम करता है, तब जाकर के उसको कहते हैं कि युवा मन का आदमी है। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर तो इस देश की युवा शक्ति को हम कितना प्रेरणा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, उसी में देश का भविष्य। और हमको पता है कि अगर कोई देश, कोई प्रदेश अपनी युवा ताकत का ठीक से इस्तेमाल कर ले, तो वो देश और प्रदेश कभी पीछे रह नहीं सकता। मित्रों, इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरियों के अलावा मिशन 60,000 की घोषणा के तहत 7,500 वन मित्र, ई सेवा मित्र और युवा ठेकेदार को भी काम देने की बात कही गई, जिसको लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। नहीं सकता है। आखिर हरियाणा के युवा उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शौक होते थे। उनको जहां पढ़ने का शौक था, जहां उनको
वाद्यों का शौक था, वहीं उनको कुश्ती का भी शौक था। शारीरिक व्यायाम करते थे, सुदृढ़ शरीर के पहलवान भी थे। और हम हरियाणा के लोग, आखिर कुश्ती हमारा मनपसंद खेल, तो कितना समानता एक प्रकार के उनके। आज हम उनसे प्रेरणा इसी बात की लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश के खेल खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इस नाते से हमारे भारत को ये जो नई पहचान दिलाने वाले आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, आज प्रेरणा के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संवाद का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी, विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पहले हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, हम लोग केवल उन पर याचक बनकर के खड़े रहते थे, याचना करते थे कि हमें कुछ ना कहो। हम याचना की स्थिति में आकर के उनसे जैसे भीख मांगने की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। यही वजह है कि हरियाणा की युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहा है। इतना ही नहीं, मनोहर सरकार में लड़कियों के शिक्षा के सपनों को उड़ान मिली है, जिससे प्रदेश की चोरियां किसी क्षेत्र में कम नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में शिक्षा नीति को बेहतर बनाते हुए देश विदेशों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। इस नीति को लेकर प्रदेश में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता देखने को मिल रही है। और इसके परिणाम स्वरूप आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा को जीवन का आधार मानते हुए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के लड़कियों की स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा के आदर्शों की पालन करते हुए नीतिगत निर्णय को लेकर कम से कम दूरी पर स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई। और आज हरियाणा के हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज अवश्य मौजूद है। इससे न केवल स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ है, तो वहीं लड़कियों के उच्च शिक्षा के सपनों को भी एक नई उड़ान मिली है। 21वीं सदी के युग में जब हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पैठ बना ली है, तो वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी इससे अछूता नहीं रहा। इस चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी स्मार्ट शिक्षा मुहैया करवाने के लिए कई पहल की शुरुआत की है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने पहले से ही हरियाणा में लागू कर दिया था। इसी कड़ी में यदिगम नामक नई योजना लाकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में IT क्रांति लाने का काम किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और PGT अध्यापकों को 2GB इंटरनेट डाटा के साथ 5,50,000 टैबलेट मुफ्त उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे बचपन से ही संस्कारवान बने। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नई शिक्षा नीति में 3 साल से कम आयु वाले बच्चों को भी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए
प्लेवे स्कूल की अवधारणा को भी निहित किया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4000 प्लेवे स्कूल खोले हैं और 4000 और प्लेवे स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 1074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता जान लेने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार विकलांग व्यक्तियों को मानदंडों के अनुसार हर महीने पेंशन भत्ता कितनी देती है। इसका सही जवाब है डी 1800 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सौरभ शर्मा। सौरभ, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त आ गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर दीन मोहम्मद, जो कि 9 से बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। पीओ किसान उत्पादक समूह है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, और इस पे भारत सरकार का बहुत जबरदस्त एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में एक इसकी डीएलएमसी बनाई है, डीएमसी बनाई, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी। अभी बागवानी में 27 एफपीओ बने हुए हैं, जिनके साथ 10,348 किसान जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर में 2 एफपीओ बने हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री का 1 बना है, फिशरी का भी 1 बना है। और टाइम टू टाइम इनकी जो है मीटिंग हम डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में करवाते रहते हैं सभी डिपार्टमेंटों की, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। अब इसका एफपीओ का बेनिफिट ये है कि अगर संगठित होंगे किसान, तो अगर दिल्ली या कहीं दूर की मार्केट में अपनी सब्जियां बेचने ले जा रहे हैं तो अलग अलग ले जाएंगे, तो अलग अलग किराया लगेगा। इकट्ठे होके एक टेम्पो में, एक ट्रक में ले जाएंगे तो सब पे कम कम किराया आएगा। दूसरा, ये बीज मंगा सकते हैं जो सीधा कंपनी से इनके पास आएगा। जो बहुत बड़ी समस्या है नकली बीज की, वो भी इसके माध्यम से खत्म हो जाएगी और बीज भी किसानों को सस्ता मिलेगा। उसी तरह से खाद मंगा सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं। और इन सब से अलग, जैसे अभी आप इंटीग्रेटेड पैक हाउस एक मेवली में बन रहा है, एक मंडीखेड़ा में बन रहा है, इसमें भी सरकार इनको 90% तक अनुदान राशि देती है, ताकि किसान अपनी फसल को, प्रोड्यूस को अच्छे से छटनी कर सकें, ग्रेडिंग धो के फिर अच्छी मार्केट करवा सकें। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पराली बीज प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए अक्टूबर 2022, बी अक्टूबर 2021, सी अक्टूबर 2020, डी अक्टूबर 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।